नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे। कल जब से अभिनेतन और एसएससी वाला जो कोर्ट केस का हियरिंग हुआ था 2 घंटे का, तब से मैं देख रहा हूँ टेलीग्राम के चैनल पे और मेरे वीडियो के कमेंट्स में भी कि बहुत सारे लोग ये मतलब देखो, बहुत तो लोग डर गए हैं और बहुत लोग कुछ ज़्यादा ही ऑप्टिमिस्टिक हो गए हैं कि रिवाइज़ हो जाएगा तुरंत तुरंत सबकी। कई लोगों की नौकरी चली जाएगी, कई लोगों की अंदर हो जाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा एक्साइटमेंट और थोड़ा फियर एंग्जाइटी को कम करो और प्रैक्टिकल लाइफ में जीना शुरू करो। ठीक है, मैं इस वीडियो में आपको न्यूट्रल होकर सारी बातें बताऊंगा। ठीक, ये मत सोचिएगा कि मैं किसी के सपोर्ट में हूँ या किसी के अगेंस्ट हूँ या किसी के फेवर में हूँ। ठीक है, सेलेक्टेड हो चाहे नॉन सेलेक्टेड हो, जो डिज़र्विंग हो उसको नौकरी मिलना चाहिए भाई, सिंपल बात है। ये तो हमारा पहले से मानना है, पहले दिन से मानना है, आज भी मानना है। ठीक, तो इस वीडियो में मैं 5-6 मेन पॉइंट्स को डिस्कस करूँगा, ध्यान से सुनिएगा सारी बातों को जो मैं डिस्कस करूँगा। ठीक है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट देखिए, वीडियो के नीचे मैंने 2-3 कमेंट देखे थे कि कई लोगों को ये लग रहा था कि मैं इसलिए सेलेक्टेड लोगों का साथ दे रहा हूँ जस्ट बिकॉज कि मुझे खुद का डर है कि कहीं रिवाइज रिजल्ट ना हो जाए और जॉब ना चली जाए। तो मैं आपको क्लियरली पहले बता दूँ अपना स्कोर के बारे में। ठीक है, मेरा जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर में सिलेक्शन हुआ है और मेरा टेंटेटिव रॉ स्कोर, टेंटेटिव बोल रहा हूँ, ठीक है, टेंटेटिव जो 21 जनवरी को आया था वो 461 आउट ऑफ 590 था। ठीक है, और वो इजीली मुझे अंडर 20 रैंक को फेच कर रहा था। 725 सीटें थी और मैं ऑल इंडिया रैंक 20 में आ जाता आराम से जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर में। तो आप ये अपने मन से कतई हटा लीजिए, दोबारा कमेंट मत कीजिएगा कि मुझे डर लग रहा है। भाई टेंटेटिव के हिसाब से मेरी रैंक बनती अंडर 20 और फाइनल के हिसाब से मेरी 264 बन रही है। तो मैं भी आपकी तरह एक विक्टिम हूँ, ऐसा नहीं है। नॉर्मलाइजेशन और बोनस का विक्टिम मैं भी आपकी तरह बहुत बड़ा वाला हूँ। मेरा स्कोर बढ़ा तो छोड़ो, घट गया है। ठीक है, कई ऐसे लड़के थे जिनके 35-40 नंबर मुझसे नीचे थे लेकिन उनका स्कोर मेरे से ऊपर चला गया है। तो ये मत आप खुद को विक्टिमाइज़ मत करो कि मेरी गलती है, मतलब मेरे साथ ही गलत हुआ। ऐसा नहीं, गलत मेरे साथ भी हुआ था, लेकिन ऐसे चिल्लाने से नहीं फ़र्क पड़ता कि फर्जी चिल्लाने लगे और कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो भाई हमारा भी तो नुकसान हुआ है ना। कई कई लोगों का 30-40 बढ़ गया, हमारा तो 12 घट गया। तो हमारा कौन सा फ़ायदा हो गया ये बताओ। इतना घटने के बाद भी हमारा जनरल से सिलेक्शन हुआ है। तो ये सब कहना छोड़ दो कि मेरा अगर रिवाइज हो जाएगा टेंटेटिव हिसाब से तो मेरा नुकसान होगा। भाई मेरा फ़ायदा होगा, मेरे रैंक इम्प्रूव कर जाएगी। भाई जो 430 वाला मेरे से अच्छे रैंक लेके बैठा है और मैं 461 लेके पीछे हूँ 20 तारीख को, तो मेरा तो नुकसान ही हुआ है ना। तो ये चीज़ अपने मन से बिल्कुल हटा लो, कमेंट में कोई करना भी नहीं दोबारा कि मुझे डर है। मुझे डर नहीं है, रिवाइज होगा, मेरा फ़ायदा हो जाएगा, मेरी रैंक अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो ये बात मैंने क्लियर कर दिया ना। ठीक है, मेरा बढ़ा तक नहीं था, मेरा एक भी, जैसे कई लोगों का तो क्या था ना कि रॉ स्कोर भी बढ़ा है खूब सारा, नॉर्मलाइज भी 27-28 बढ़ा है। तो मेरा तो मैं आपको एग्जैक्ट बताता हूँ, 320-390 में से टेंटेटिव रॉ था, फिर फाइनल रॉ हो गया 328 और फाइनल नॉर्मलाइज जो हुआ ना 328 से गिर के 317 हो गया। तो मेरा तो घट गया ना, मेरा फ़ायदा क्या हुआ है ये बताओ। मेरा तो एक नंबर बढ़ना तो छोड़ो, 11 नंबर घट गया। उसके बावजूद चूंकि मेरी स्टैटिस्टिक्स में इतने ज़्यादा अच्छा स्कोर था, ठीक है, 145 के आसपास, इसलिए वो स्कोर मेरा 460 पार कर गया। ठीक है, तो ये बात को समझो कि मेरा स्कोर उसमें बहुत हाई था, मैंने वहाँ मेहनत की थी इसलिए मेरे नंबर वहाँ आए। कोई ऐसे ही फ्री में नहीं आया, वहाँ पे मेहनत करनी पड़ती भाई, तब आता है 145। स्टैटिस्टिक्स में ऐसे हवा में नहीं आ जाएगा, उसमें टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, तब आता है। ठीक है, तो ये सब बिल्कुल बेवकूफ़ों की तरह कहना छोड़ दो कि रिवाइज हो जाएगा तो मेरा रिवाइज से मैं डर रहा हूँ या नुकसान हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं भाई। मेरा टेंटेटिव रॉ ही इतना हाई था, अगर रिवाइज हो गया ना और बोनस वाली चीज़ें हटा दी गई तो मेरी रैंक इंप्रूव कर जाएगी, मेरा बढ़िया रैंक हो जाएगी। मैं 264 रैंक पे अभी बैठा हूँ जबकि मेरा डिजर्विंग था 20 के अंदर। ठीक है, तो ये बात मुझे क्लियर करना ज़रूरी था। कई लोग ऐसे कमेंट किए ना, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि उस सबको बहुत लोगों को ये लगने लगता है कि मैं डर रहा हूँ कि मैं बॉर्डर पे हूँ इसलिए बाहर हो जाऊँगा। भाई ऐसा नहीं है, मेरे को 30-40 नंबर नहीं बढ़े हैं, मेरा नुकसान हुआ है, मेरे 11 नंबर घटे हैं, बढ़ना तो छोड़ दूँ। ठीक है, तो ये बात को क्लियर करना मुझे ज़रूरी था, इसलिए बताया। दूसरा पॉइंट, अब देखो एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि कई लोग मुझे ये पॉइंट ये बताएंगे कि क्लैट का रिवाइज रिजल्ट देखो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है, तो एसएससी का भी रिवाइज हो सकता है। तो भाई दोनों का डिफरेंस समझो। क्लैट एक रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम नहीं है, वो एंट्रेंस एग्ज़ाम है। उसका कोई भी एडमिशन प्रोसेस नहीं हुआ था, कोई भी नई बैच नहीं स्टार्ट हुई थी। तो उस कंडीशन तक कोई भी रिज़ल्ट को रिवाइज करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि भाई प्रोसेस तो डीरेल नहीं हुआ है ना उस समय, प्रोसेस तो अभी भी रुका हुआ है। भाई अगर मान लो एसएससी सीजीएल का फाइनल रिजल्ट आने से पहले
अगर आप कोर्ट केस कर देते और ये सब बात होता तो मैं 100% बता रहा हूँ रिवाइज हो जाता। एसएससी खुद रिवाइज कर देती, मैं बता रहा हूँ। तो वो टाइमिंग का खेल होता है, इन बातों को समझो, ऐसे नौसिखिया वाली बातें मत करो। वहाँ पे एक टाइमिंग का इशू होता है। अगर रिवाइज रिजल्ट से पहले अगर ऐसी इश्यूज आती तो एसएससी खुद उसको रिवाइज कर देता। ऐसा थोड़ी ना उसको मज़ा आ रहा है। तो मेन चीज़ यही है, उसका इंटेंशन ही इसीलिए है फाइनल आंसर की को रिजल्ट के बाद क्यों पब्लिश करती है, दैट्स वाई कि आप कोर्ट केस कर ना पाओ। अगर आप ये सोचो, एक लॉजिकली सोचो, मैं सब लॉजिकल बताऊंगा। अगर फाइनल रिजल्ट से पहले फाइनल आंसर की दे दी जाती, फाइनल नॉर्मलाइज स्कोर दे दिया जाता, तो क्या आप केस नहीं कर देते? क्या 340 वाला जो अचानक घट जाता वो केस नहीं करता? 299 वाला 353 होता, इस सब बातों पे केस हो जाता और फाइनल रिजल्ट पे स्टे लग जाता, फिर 5-5 6-6 महीना स्टे लग जाता। तो वो चीज़ें पूरी बैलेंस को ख़राब कर देती हैं। तो इसकी एक मेन वजह यही होती है कि एसएससी क्यों नहीं फाइनल रिजल्ट फाइनल आंसर की पहले देता है, क्योंकि उसको डर था, क्योंकि वो ब्लंडर तो करेगा, उसको पता है ये बात। तो कहीं ना कहीं गलतियां होती हैं, तो उसको बचाने के लिए ही वो कहीं ना कहीं फाइनल आंसर की बाद में देते हैं, ठीक है, ताकि रिजल्ट आ जाए, फिर वो बातें बहुत आगे निकल जाएँ। ठीक, दूसरा पॉइंट ये है, क्लैट में देखो एक खासियत बात ये था, क्लैट का प्रोसेस कितना फास्ट हुआ है आप समझो। 2024 के दिसंबर में फिर वो हाई कोर्ट में चल रहा था, फरवरी में उसका मतलब वहाँ से वर्डिक्ट आया कि रिवाइज़ करो, और इन्होंने मई में ही सुप्रीम कोर्ट ने रिवाइज़ कर दिया। उस केस की वैल्यू को समझो, वो क्यों 3 महीने के अंदर उसने इतनी फास्ट किया, बिकॉज वहाँ पे वो प्रोसेस रुका हुआ था। वो प्रोसेस को डीरेल नहीं करना चाह रहे हैं, वो चाहते हैं जल्दी से हो जाए और एडमिशन करके उनको आगे कर दो। ये वजह थी कि सुप्रीम कोर्ट ने इतनी फास्ट किया था ये काम। समझो दोनों की, मैं बार बार कह रहा हूँ, सिचुएशन की वैल्यू होती है, टाइमिंग की वैल्यू होती है। सीजीएल में क्या है, टाइमिंग का इशू है, ख़राब हो गया है, रिजल्ट आ चुका है, फाइनल अपॉइंटमेंट हो चुके हैं, ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुकी है और ज्वाइनिंग हो चुकी है। तो ये टाइमिंग डिफरेंट होता है, वो टाइमिंग डिफरेंट होता है। कोर्ट्स भी उस वैल्यू को समझते हैं, टाइमिंग को। भाई कोर्ट का साफ साफ एक वर्डिक्ट होता है कि होल प्रोसेस कैन नॉट बी डीरेल्ड जस्ट बिकॉज ऑफ बोनस या किसी क्वेश्चन। पूरे प्रोसेस को डीरेल नहीं कर सकते हो। पूरे इंडिया में 70 डिपार्टमेंट दोबारा डीवी करा देगा, दोबारा अपॉइंटमेंट कराएगा, दोबारा ट्रेनिंग कराएगा 2 साल बाद, ये इतना असंभव है। और ये हर ईयरली एग्जाम होता है एसएससी सीजीएल का। ऐसा नहीं होगा कि 2026 में 24 का रिवाइज हो रहा है और 25 और 26 वालों की जॉइनिंग हो चुकी है। वो चीज़ें बहुत प्रॉब्लम कर जाती हैं, सीनियरिटी इशू हो जाता है, जो लोग जॉब रिज़ाइन करके आए हैं उनकी जॉब का प्रॉब्लम हो जाता है, बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं। सिर्फ ये आप बोल दो क्लॉज लगा हुआ है तो ऐसा नहीं है भाई, ठीक है। बहुत टेक्निकल चीज़ें हैं, सारी चीज़ें मैं लॉजिकल बता रहा हूँ, ठीक। तो कैट के रिवाइज रिजल्ट को कभी भी एसएससी के रिवाइज रिजल्ट से कंपेयर मत करो। वहाँ एंट्रेंस एग्ज़ाम था, ना कि रिक्रूटमेंट। वहाँ किसी की जॉब लग नहीं गई थी, कहीं पे जाके वो लोग वर्किंग हो नहीं गए थे, ट्रेनिंग हो नहीं गई थी। यहाँ अभी तो बैच शुरू भी नहीं हुआ है ना, तो यहाँ तो पॉसिबल है। आप प्री में देख लो सीजीएल का क्यों रिवाइज हुआ, क्योंकि वहाँ पे कोई किसी का अपॉइंटमेंट नहीं हुआ था। तो इसलिए एसएससी ने वहाँ गलती स्वीकार करके तुरंत कर दी उसने रिवाइज रिजल्ट। गलती स्वीकार नहीं करती तो कुछ नहीं होता, आप लड़ते रह जाते केस, कुछ नहीं होता वहाँ भी, ठीक है। तो एसएससी की गलती स्वीकार करना जरूरी होता है। अब थर्ड पॉइंट ये है, ये 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट ये है कि आपको मैं एसएससी सीजीएल 2023 का टाइमलाइन के बारे में बताता हूँ कुछ। पहला ही बात ये है कि जब ये 4 दिसंबर 2023 को फाइनल रिजल्ट आया था सीजीएल 23 का, तो चूँकि बहुत ही इधर उधर, फिर ऐसा लगा था कि 324 वाला 2400 ग्रेड पे आ गया, 306 वाला 4600 पे आ गया, तो ये सब हुआ, तो उन्होंने केस किया, ठीक है। फिर फाइनल आंसर की आई, उसके बाद इन्होंने ये मतलब केस कर दिया था शुभम पाल लोगों ने हाई कोर्ट में डायरेक्ट। हाई कोर्ट में सुनवाई हुई और 7 क्वेश्चन पे बातें हुई थी, जिसमें से 6 क्वेश्चन उसने डिसमिस कर दिया, जस्ट बिकॉज साइटिंग द फैक्ट कि सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स ने कॉम्प्रिहेंसिव वे में पूरे एनालाइज किया है और चीज़ें डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया है। तो हम कोई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स नहीं है, तो हम उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। जस्ट बिकॉज एक क्वेश्चन ओके का सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स ने खुद उसको जस्टिफाई नहीं कर सके, ठीक है। इंग्लिश मीनिंगफुल वर्ड पूछ के उन्होंने इनवेरिएंट और इनफॉर्मल वर्ड को बोल दिया है, जस्ट बिकॉज सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट ने खुद आपको डिनाई कर दिया, मतलब एसएससी को, कि आप मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड बोल रहे हो, वो खुद बोल रहे हैं इनफॉर्मल है। इस बेसिस पे कोर्ट ने ये कह दिया था कि भाई चूंकि आपका सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट खुद गलत बता रहा है आपको, इसलिए हमें इंटरवीन करना पड़ रहा है और कहीं ना कहीं आप गलत हैं। आप मीनिंगफुल वर्ड बोल के आप इनवेरिएंट और इनफॉर्मल वर्ड टर्की का वर्ड नहीं बोल सकते। इसलिए उन्होंने 17 फरवरी 2024 को रिवाइज रिजल्ट का ऑर्डर दिया, ठीक है। तो जब रिवाइज रिजल्ट का ऑर्डर हुआ था तो सब लोग डर गए थे, उस समय सबको लगने लगा था, आप जाइए पिछले साल के बारे में पता करिए, तो सबको लगता था रिवाइज हो जाएगा, ये हो जाएगा। जो आज आप देख रहे हो ना, सेम वही क्राइटेरिया 17 फरवरी को हुआ था,
ठीक है, जब ये रिवाइज रिजल्ट का ऑर्डर आया था सबको लगता था रिवाइज हो जाएगा, लेकिन फिर वही बात है ना, एसएससी ने उसको चैलेंज कर दिया डिविजनल बेंच में, तो डिविजनल बेंच में चला गया, फिर उसके बाद वो केस चलता रहा, फिर वहाँ डिविजनल बेंच में भी वो ओके के क्वेश्चन में हार गया। ठीक है, फिर वो उन्होंने कहा नहीं हमको वर्ड मिल गया, फिर वो सिंगल बेंच में चले गए, सिंगल बेंच में होने के बाद फिर वो हार गए। ठीक है, जब वो दोनों तरफ से हार चुके थे तो दोनों के हारने के बाद उनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का लगा केस, और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के केस में उनको ये बात बताई गई कि कहीं ना कहीं ऑनरेबल जस्टिस धर्मेंद्र सर थे, तो उन्होंने धर्मेश सर, तो उन्होंने ये बोला कि आपको 7 दिन में रिवाइज रिजल्ट करना पड़ेगा, नहीं तो एसएससी के चेयरमैन और डीओपीटी के सेक्रेटरी को प्रेजेंट होना पड़ेगा और वो खुद बताएंगे हम उनके ऊपर एक्शन क्यों ना लें। तो ये बात उस समय बहुत ज़्यादा सीरियस हो चुकी थी, जस्ट बिकॉज अब वो एसएससी डर गई थी कि कहीं ऐसा ना हो जाए 1% हमें चेंज करना ही पड़ जाए, या गवर्नमेंट की तरफ से आदेश ना आ जाए ऊपर से कि नहीं कर दो कोई बात नहीं डीओपीटी की तरफ से, क्योंकि अब बहुत वो हो जाएगी, मतलब बदनामी हो जाएगी। तो उस कंडीशन में उन्होंने कहा चलो ठीक है, जितनी जॉइनिंग हो चुकी थी उनको वो तो हो ही गई, लेकिन जिनकी नहीं हुई है उसको स्टे लगा दो। तो कोर्ट का आदेश नहीं था, वो एसएससी का स्टे था। तो दोनों में डिफरेंस समझो, कहीं से कोर्ट से आदेश नहीं आता कि स्टे लगाओ। तब बात क्लियर है। अब ये बात समझो, मेरा कहने का जरूरत इसलिए था सीजल 23 वाला, क्योंकि कहीं ना कहीं सेम फीलिंग जो आज आप कर रहे हो ना, ये फीलिंग 1 साल 1.5 साल से सब कर रहे हैं 2023 में, इवन मैं भी कर रहा हूँ। मेरे 318 रॉ स्कोर थे, उन्होंने घटा के 306 कर दिया था, तो मैं भी हमेशा से चाहता था रिवाइज रिजल्ट हो। लेकिन आप वही बात है ना कि अगर आप अभी से पॉजिटिव हो जाओगे तो आपको नुकसान होगा, इतना आसान नहीं होता है भाई रिवाइज रिजल्ट करना। ठीक है, उन्होंने कोर्ट में साफ साफ बोला है, एसएससी ने खुद बोला कि भाई चूँकि हमसे चलो हल्का गलती हो गई, मान लो माइनर एरर हो गया तो, लेकिन हम पूरे प्रोसेस को डिरेल नहीं कर सकते। 8,000 लोगों की नौकरी का सवाल है, ज़िंदगी का सवाल है, वो आसान नहीं है, पूरा प्रोसेस अब नहीं कर सकते हैं, तो वो सब चीज़ें भी बहुत मैटर करती हैं। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस होते हैं और गवर्नमेंट के रीजंस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होते हैं, पूरा प्रोसेस को ख़राब नहीं किया जाता है। ठीक है, और सोचिए अगस्त 2024 को इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दर्ज किया था, और आज 21 मई 2025 चल रहा है, अभी तक जज साहब के सामने कोई सुनवाई नहीं हुई है। तो इस चीज़ को समझो, सुप्रीम कोर्ट में किस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ती हैं, आपको बहुत समय लगेगा। ठीक है, और सेम पिटिशनर, अब वो अपने पिटिशनर रिलीफ की तरफ चले गए, उनको पता है रिवाइज रिजल्ट नहीं होगा, तो वो पिटिशनर रिलीफ का डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, तो जो चीज़ 1 साल पहले 100% लग रहा था रिवाइज होने ही वाला है, नौकरी जाने वाली, वो सेम चीज़ पलट गया है, अब वो पिटिशनर रिलीफ तरफ चला गया है। तो ये चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो अगर आप ये समझो कि अभी कैट ने रिवाइज ऑर्डर का दे दिया कि चलो ठीक है 2-3 क्वेश्चन बदल दो सेंसस का ये वो और रिवाइज कर दो, तो तुम्हें लगता है कि एसएससी मान जाएगी? अरे भाई लास्ट ईयर दिल्ली हाईकोर्ट ने भी तो कहा था ना रिवाइज कर दो, क्या एसएससी मान गई थी क्या? तो एसएससी के मानने के ऊपर भी है, आपके आदेश आना और इम्प्लीमेंट करना। आदेश करता है कैट, लेकिन इम्प्लीमेंट तो एसएससी करेगा ना, तो एसएससी इम्प्लीमेंट तब करेगा जब उसको डीओपीटी परमिशन देगा, और इन मामलों में डीओपीटी जल्दी परमिशन नहीं देगा, वो लास्ट एंड तक लड़ाई करेगा। ठीक है, तो ये मैं डरा नहीं रहा हूँ, ना किसी को फॉल्स होप दे रहा हूँ, ना किसी को पॉजिटिव होप दे रहा हूँ, ये मैं रियलिटी बता रहा हूँ। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, मैं इसलिए बताता हूँ कि आप फॉल्स होप्स में मत जियो। अभी रिवाइज रिजल्ट के लिए आप खुश हो जाओगे, बाद में फिर आपको 2 साल घसीट देगा, फिर कैसा लगेगा आप ये सोचो। तो इन चीज़ों को भी तो समझना जरूरी ना, कोई आदमी प्रैक्टिकल बताएगा तभी तो समझ आएगा ना प्रैक्टिकल बातें। अभी मैं कह दूँ नहीं रिवाइज हो जाएगा, खुश हो जाओगे, फिर नहीं होगा तब क्या करोगे? फिर तो कहोगे यार रिवाइज ऑर्डर हुआ था लेकिन हुआ ही नहीं। तो इन सब चीज़ों को समझना जरूरी है। 4th पॉइंट, वेस्ट बंगाल। अब कोई कहेगा वेस्ट बंगाल के टीचर्स केस में देखो भाई रिवाइज रिजल्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया, तो एसएससी क्यों नहीं हो सकता है? तो भाई दोनों का फ़र्क समझो। यू हैव टू प्रूव द मेलाफाइड इंटेंशन ऑफ द एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी। आप किस बेसिस पे मेलाफाइड इंटेंशन स्टैब्लिश करोगे? एसएससी बोनस देने से मेलाफाइड नहीं हो जाएगी, नॉर्मलाइज स्कोर नॉर्मलाइज ऊपर नीचे करने से मेलाफाइड नहीं हो जाएगी। नॉर्मलाइज का फॉर्मूला 2019 से उनके वेबसाइट पे पड़ा हुआ है, वो एक स्टैब्लिश फार्मूला है जिस पे वो डेटा डालते हैं और उसका नॉर्मलाइज स्कोर आता है। तो ये कोई मेलाफाइड इंटेंशन थोड़ी ना है, ये एक तरीके से कंपैशनेट या सिंपथी से आप कह सकते हो कि ये गलत हुआ है, लेकिन ये कोई टेक्निकली गलत नहीं है। रूल नॉर्मलाइजेशन का रूल है भाई, अगर सब्जेक्ट एवरेज गिर गया किसी का, मतलब शिफ्ट एवरेज, तो भाई नॉर्मलाइज उसको ऊपर नीचे करेगा। कई लोगों को फ़ायदा करता है, कई को नुकसान करता है। इस बार 20 वालों को बहुत नुकसान हो गया है, लेकिन ये कोई टेक्निकल फॉल्ट नहीं है, ये आप मेलाफाइड इंटेंशन नहीं बोल सकते। और रही बात बोनस की, तो मैं आपको साफ साफ बता दूं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का JCA का एग्ज़ाम जो हुआ है उसमें आप देखिए उन्होंने खुद 3-4 क्वेश्चन बोनस दिए हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने खुद बोनस दे दिए डिस्प्यूट पे, तो आप किस बेसिस पे डिफेंड करोगे जाके? बोनस क्वेश्चन एकमात्र ऐसी चीज़ होती है
मार्क्स टू ऑल देना इस एकमात्र ऐसा एक मतलब इवन वर्डिक्स में ये बोला गया है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है ना तो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है उस चीज़ को हैंडल करने का, टू गिव मार्क्स टू ऑल बोनस। तो ये सेफ गेम एसएससी ने खेला है। एसएससी ने 10 क्वेश्चन क्यों बोनस दिया, 9 क्वेश्चन क्यों बोनस दिया। मैं एग्ज़ाम रिजल्ट से पहले ही ये बात बता दिया था कि एसएससी इस बार मिनिमम 7 बोनस देगी और 2 ऑप्शन चेंज करेगी, और हुआ कि नहीं हुआ ये मुझे पता था। वो सेफ गेम खेलेगी, 2023 का रिपीट नहीं करना चाहेगी, मैंने इसलिए बताया था। ये बहुत सेफ गेम होता है। अभी आपको नहीं समझ में आ रहा है, अभी कैड में देखना, अभी आगे देखिएगा बोनस का क्या सीन होता है। आपको सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट को फेल करना है, हराना है, तभी आप जीतने का ख्वाब देखिएगा, वरना मत देखिएगा, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल टीचर्स केस में क्या हुआ था, मेलाफाइड इंटेंशन स्टैब्लिश हो गया था। उन्होंने ओएमआर शीट को जला दी थी। पता ही कैसे चलता कि भाई कौन से डिजर्विंग थे कौन नहीं है, जब ओएमआर ही शीट जला दोगे तो पता कैसे चलेगा। उनकी जो रिक्रूटमेंट हुआ था ना वेस्ट बंगाल में, उनके जो बहुत सारे गलत तरीके से हुआ था, वो पूरा स्टैब्लिश हो चुका था गलत तरीके से। वहाँ क्वेश्चन की बात नहीं हुई थी, वहाँ पूरा रिक्रूटमेंट ही मेलाफाइड हो गया था। मतलब उन्होंने साफ साफ बोल दिया बिल्कुल फ्रॉड हुआ एक तरीके से। तो फ्रॉड के केस में तो एसएससी भी हार जाएगी, ये तो मैं खुद ही बोल रहा हूँ। लेकिन फ्रॉड कहाँ हुआ है, कौन सा हजारों लोगों को अंदर कर दिया, नो फ्रॉड करके अंदर से कर दिया, ये कर दिया वो कर दिया, मेलाफाइड कर दिया है। क्वेश्चन पेपर लीक में भी इवन आज तक एसएससी नहीं हारी है। समझो इन बातों को। क्योंकि क्यों नहीं हारती है, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि हम पूरे प्रोसेस को डिरेल कैसे कर दें, जबकि हम आइडेंटिफाई ही नहीं कर सकते कितने लोग गलत तरीके से एंटर हुए हैं और कितने लोग रियल हैं। ऑथेंटिक बच्चों को बाहर नहीं कर सकती किसी भी हाल में। पूरी बात को समझो, क्यों प्रोसेस को डिरेल नहीं की जाती है। बहुत आसान नहीं होता है भाई, गवर्नमेंट बहुत पैसा खर्चा करती है, प्री मेंस टीयर उसके बाद टाइपिंग, ये वो पैसा बहुत एक्सपेंडिचर लगता है, ट्रेनिंग अपॉइंटमेंट रोजगार मिला, इन सब चीज़ों को आप बिल्कुल हलवा में करके आप बाहर कर दोगे। गवर्नमेंट इतनी जल्दी आसानी से हार नहीं मानती इन सब मामलों में, ठीक है। और कोर्ट भी जानता है कि सीरियसनेस ऑफ द इशू क्या है। क्या आप जस्ट बिकॉज बोनस देने से आप बाहर कर दोगे। भाई बोनस देने से, अब भाई मान लो किसी क्वेश्चन में डिस्प्यूट है, अब वो बोनस दे देगा तो क्या कर लोगे। सुप्रीम कोर्ट का साफ साफ एक वर्डिक्ट और है, उन्होंने साफ साफ बोला है कि देखो अगर क्वेश्चन में हल्का भी डिस्प्यूट है, ठीक है, तो उस कंडीशन में एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी के ही फेवर में जाएगा। 1% भी डिस्प्यूट पे एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी के ही फेवर में कोर्ट जाता है। ये बात लिख लीजिए आप, आज नहीं तो कल आपको ये बात समझ में आएगी, भले 2 साल बाद समझ में आएगी। डिस्प्यूट को तो आप भूल ही जाइए कि आप एसएससी को हरा दोगे। मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं हकीकत बता रहा हूँ, डिस्प्यूट में नहीं हरा सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अभी तो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स के तो एक्सप्लेनेशन ही नहीं आए। जिसने एग्ज़ाम कराया उसका एक्सप्लेनेशन तो सुनोगे पहले भाई, उसका एक्सप्लेनेशन सुने बिना ही आप रिवाइज कर देगा एसएससी। भाई ये बात समझो ना, एग्ज़ाम कंडक्ट एसएससी ने कराया। प्री में क्या होता है ना, जो टेंटेटिव आंसर की होती है ना वो डिफरेंट होती है। देखो ये बात समझो, बहुत लोगों को ये बात पता नहीं होता है। टेंटेटिव आंसर की में जो एग्ज़ाम पेपर्स बनाते हैं ना, वो एसएससी के नहीं बनाता है, ना ही उनके एक्सपर्ट बनाते हैं, उनके टीसीएस बनाता है। टीसीएस की जो कमेटी होती है, और टीसीएस उस कमेटी की जो कमेटी होती है ना, वही आंसर्स उसको बताते हैं और वही डाल देते हैं। जब हम लोग ऑब्जेक्शन डालते हैं, ऑब्जेक्शन को पूरा स्क्रूटनाइज करता है सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की एक कमेटी बैठती है एसएससी की अपनी, वो करती है उसको। वो दोनों डिफरेंट केस है, चीज़ों को समझो अंदर बैक हैंड में क्या चीज़ें चलती हैं, ठीक है। तो अब ये जस्ट को प्री टेंटेटिव में भी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट थे, नहीं वो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट नहीं थे। वो आप जब ऑब्जेक्शन करते हो ना, तब वो लोग सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट को लगाते हैं कि भाई देखो क्या यार ये प्रॉब्लम है क्या इन सब आंसर्स में भी, तब वो चेक करते हैं, ठीक है। तो दोनों को आप मर्ज मत करो। और एक बात अच्छे से समझ लो, बहुत ध्यान से, किसी भी कंडीशन में सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट का एक्सप्लेनेशन को पहले ज़रूर बेस लिया जाता है। इट हैज़ टू बी अज्यूम्ड करेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ करेक्टनेस। हम आगे देखते हैं, ये कोर्ट्स के अपने वर्डिक्ट हैं, ठीक है। ये कोई सब्जेक्टिव एग्ज़ाम नहीं है, ऑब्जेक्टिव है, लेकिन उसके बावजूद आपको सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स के एक्सप्लेनेशन को देखना पड़ेगा, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को देखना पड़ेगा, उन्हें किस पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस को फ्रेम किया है। आप अपने मन से नहीं कह सकते हो, उनकी फ्रेमिंग को भी समझना पड़ेगा ना, ठीक है। तो वो सब चीज़ें समझो। और दूसरी बात ये है ना, मेन चीज़ बात यही है ना कि कहीं ना कहीं बोनस में कैसे हराओगे। अब रही बात क्रिन की, तो क्रिन के क्वेश्चन में आप ओईडी में भी देख लीजिए, वर्ड दिखाता है भाई। ऑब्वियस बात है, एसएससी का ये पुराना ये गलती है, ये ब्लंडर लास्ट ईयर भी था, इस बार भी ब्लंडर है। मैं तो मान नहीं रहा हूँ ये गलत है, मैं खुद कह रहा हूँ गलत है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ एसएससी को डिफेंड कर रहा हूँ, ये ऐसे क्वेश्चन डालने ही नहीं चाहिए। पहली बात तो फ्रेंच वर्ड को इंग्लिश में बता रहे हो,
ठीक है, लेकिन ये 2023 में कर चुकी है। वही बात है ना, एक गलती को जस्टिफाई करने के लिए दोबारा गलती कर दो और कह दो ये तो मेरी आदत है, मैं तो करता ही हूँ ये चीज़। ये है एसएससी की इंटेंशन। उसने लास्ट ईयर ओकी डाला, इस बार डाल दिया क्रिन। इसीलिए मैंने बोला था रिजल्ट से पहले कि क्रिन चेंज होगा, एसएससी चेंज कर देगा। बहुत लोग बिलीव नहीं किए थे, लेकिन रिजल्ट आने के बाद पता चला था उनको कि चेंज हो जाएगा। ठीक है, इन बातों को समझो। विदाउट द सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है, ये केस भले ही कोई भी ऑर्डर आता है, ये केस आगे जाएगा और जब तक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के एक्सप्लेनेशन को बेसिस नहीं लिया जाएगा, एसएससी हार नहीं मानने वाली, भूल जाइए। उसको एस्टैब्लिश करो, गलत है। और बहुत इंपॉर्टेंट बात फिर से मैं आप लोग को ध्यान दे रहा हूँ, चाहे नीट का हो चाहे क्लैट का हो, उन दोनों ही कंडीशन में कोई भी एडमिशन प्रोसेस नहीं हो पाए थे। क्या तुम मुझे एक भी केस ऐसा दिखाओ नीट में या क्लैट में जहाँ 1 साल पूरी प्रोसेस हो चुकी, सब लोग मतलब वहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, उनका एकेडमिक्स चल रहा है, क्लासरूम कोर्सेज चल चुके हैं उनके क्लास में, पहला सेमेस्टर चल चुका, दूसरा चल चुका, उसके बारे वाइज हो। कभी ऐसा नहीं होता है भाई। क्या आप पूरा 1 साल को ख़राब कर दोगे, पूरी चीज़ को डीरेल कर दोगे? तो दोनों के सेम चीज़ से वेटेज मत दो। वहाँ पे नीट में भी यही हुआ था, नई क्लासेस नहीं चालू हुई थी, तब तक तो चीज़ें बदली जा सकती हैं। क्लैट में नई क्लासेस नहीं चालू हुई थी, तब तक बदली जा सकती हैं। एसएससी में भाई अपॉइंटमेंट हो चुका है, नए बैचेस लग चुके हैं, ज्वाइन हो चुका है। इसका रिजल्ट 2 साल बाद अगर आएगा, 1.5 साल बाद आएगा, तो आपको क्या लगता है वो 1.5 साल की चीज़ों को ख़त्म कर देगा तुरंत? सुप्रीम कोर्ट इतने हार्ड डिसीजन ले लेगा? क्या आपको ये नहीं समझ में आता है कि कोई बंदा कहीं से जॉब रिज़ाइन करके आया होगा, 2 साल बाद उसको हटाओगे तो ना तो वो एसएससी का रह जाएगा, ना इस जॉब में रह जाएगा, ना पुराने पर रह जाएगा। तो सारी चीज़ें सब खराब हो जाएंगी, सिस्टम डीरेल कर जाएगा, पूरा प्रोसेस डीरेल कर जाएगा। ये एसएससी का एग्ज़ाम है, ना कि कोई स्टेट का एग्ज़ाम है जहाँ धांधली होती है और बहुत इजीली वो लीक हो जाता है, बहुत इजीली उसको कैंसिल कर देते हैं, रद्द करते हैं। ये एसएससी है भाई। आज तक इस्टेब्लिशमेंट तक कभी एसएससी हारा नहीं है। इस ट्रुथ को समझो, इस हार्श रियलिटी को समझना आपको पड़ेगा। मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं हकीकत बता रहा हूँ, ठीक है। और लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, आई एम नॉट अगेंस्ट डिजर्विंग अनसेलेक्टेड कैंडिडेट्स। अगर आप डिजर्विंग हो और अनसेलेक्टेड हो, आप लड़ो अपने हक के लिए, बिल्कुल लड़ो, और आपको नौकरी मिलनी चाहिए। आप पेटिशनर रिलीफ पाओगे, मैं आपको वादा कर रहा हूँ, देख लीजिएगा, आप 2 साल बाद भले पाओ, लेकिन आपकी जॉब लगेगी, ठीक है। तो आप अपने केस पे लड़ो, लेकिन इस तरह नहीं बेवकूफ़ों की तरह कि मैं उनकी नौकरी खा जाऊँगा, 2,500 खा जाऊँगा। ये बिल्कुल सेंसलेस वाली बातें आप लोग करते हो। अपनी जॉब के लिए देखो ना, दूसरा काहे परेशान हो रहे हो? ठीक है, जिसकी जॉब लग गई भाई उसकी गलती नहीं है, उसको कोर्ट ने, उसको एसएससी ने खुद दिया है, उसने भीख नहीं मांगी थी जाके, ठीक है। तो सब चीज़ों को प्रैक्टिकली समझो, ठीक है। और लास्ट, पूरा प्रोसेस को डीरेल एसएससी सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगा 1 साल बाद, ये आप लिख लीजिए। रिजल्ट आने से पहले की बात अलग, सॉरी, बिना ज्वाइनिंग से पहले की बात अलग होती है और ज्वाइनिंग हो जाने के बाद अलग होती है। मैंने इसीलिए बोला था, ज्वाइनिंग से पहले, अपॉइंटमेंट लेटर से पहले अगर कुछ हो जाता है तब तो कुछ 1% चांस है, उसके बाद कोई चांस नहीं होता है, ठीक है। ये केस कुछ भी आए, वर्डिक्ट कुछ भी 10 दिन में आए, ठीक है, कैट कोई भी ऑर्डर कर दे, इसके बावजूद मैं लिख के दे रहा हूँ, ये हाई कोर्ट जाएगा, हाई कोर्ट में 2 बेंचेस में दौड़ेगा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाएगा। ये केस बहुत लंबा जाने वाला है, ठीक है। तो इन बातों को मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं रियलिटी बता रहा हूँ। जब ये बातें आपको आज नोट कर लो, ये 2 साल बाद समझ में आएंगी सारी बातें, ठीक है। पूरी प्रोसेस को डीरेल नहीं किया जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ बोनस क्वेश्चंस। बोनस क्वेश्चन तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद दिया है, खुद दिया है भाई अपने एग्ज़ाम में, तो किस बेसिस पे बोनस को गलत कह दोगे? ठीक है, तो सब चीज़ों को समझो। इतना आसान नहीं होता है, ठीक है। और एक लास्ट बात और है, 22 क्वेश्चन पे कंटेंशन था, ठीक है। 22 क्वेश्चन पे उन्होंने, अभिनेतन लोगों ने बोला था भाई कोर्ट में तो सिर्फ बहस 3-4 क्वेश्चन पे हुई ना। अगर मान लो 3-4 क्वेश्चन उन्होंने, एक लेट सपोज हाइपोथेटिकली 3-4 क्वेश्चन पे बोल भी दिया कि रिवाइज कर दो, तो क्या आपको लगता नहीं है कि अभिनेतन फिर हाई कोर्ट जाएगा? वो ये नहीं कहेगा अरे 18 क्वेश्चन जो बाकी तो उस पर तो डिस्कशन ही नहीं हुआ है। भाई समझो, अगर जीतने के बाद भी वो फिर आगे जाएंगे, एसएससी तो छोड़ दो, वो खुद चले जाएंगे। जब कोर्ट ने 22 क्वेश्चन डिस्कस ही नहीं किए तो किस बेसिस पे 3-4 क्वेश्चन पे रिवाइज कर दोगे? अगर मान लो उन्होंने सिर्फ सेंसस और 1-2 क्वेश्चन के नाम पे रिवाइज कर भी दिया तो भी वो सेटिस्फाइड नहीं होंगे, वो उस रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं होंगे, वो चले जाएंगे हाई कोर्ट में कि यार बाकी क्वेश्चन पे तो हम खुशी नहीं हुए,
हमको तो फिर तो LPA डालना पड़ेगा ना। तो वो चीज़ें वैसे भी जाएगी, वो आगे जानी ही जानी है। और अगर SSC हारी तो वो तो जाएगी, वो तो 100% है, उसकी तो कोई बात ही नहीं है, वो तो जाना ही जाना है। इवन अभिनंदन जीत गया तो भी जाएगा, क्योंकि भाई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की बात है ना। किसी को क्रिन से फ़ायदा होगा, किसी से इससे होगा, किसी को सेंसस से होगा, किसी को 1918 से होगा, किसी को खेड़ा सत्याग्रह से होगा। तो सारी बातें अपनी रखेंगे ना, तो वो तो ऑब्वियस बात हाई कोर्ट जाएंगे फिर। जैसे शुभम पाल केस में हुआ था, ओके पे उन्होंने ऑर्डर दे दिया रिवाइज करो, उसके बावजूद वो सुप्रीम कोर्ट गया। क्यों? क्योंकि उसको सिर्फ ओके से थोड़ी ना लड़ना था ना, उसको 6 क्वेश्चन से भी देखना था ना अपना फ़ायदा। तो पिटिशनर अपने अपने फ़ायदे के हिसाब से भी आगे जाएंगे। तो अगर आप सोच रहे हो क्लैट इसी में हो जाएगा सब कुछ, तो नहीं होगा, वो आगे बढ़ना ही बढ़ना है। ठीक है, तो कोई रिवाइज रिजल्ट अभी नहीं आने वाला है। ऑर्डर आएगा ना, इम्प्लीमेंट थोड़ी ना होगा, SSC इम्प्लीमेंट थोड़ी ना कर देगी। ठीक है, SSC के पास पावर ऑफ टू चैलेंज है, वो डाल देगी, चैलेंज कर देगी, क्या दिक्कत है। और वो नहीं करेगी तो भाई ये अभिनंदन कर देगा, कहेगा बाकी क्वेश्चन भी तो मुझे देखना है। और मेरे तो ये पल्ले नहीं पड़ रहा है अभी, बहुत लोगों को तो ये बहुत लोगों को तो ये बात ही नहीं पल्ले पड़ रही है। अगर गलती से क्रीन का क्वेश्चन बदल गया, ठीक है, जैसे आप लोग चिल्ला रहे हो क्रीन का बदल दो बदल दो बदल दो, ठीक है, तो एक बात समझ लो, आपका शिफ्ट एवरेज बढ़ जाएगा। वो क्वेश्चन 90% लोगों का गलत है, 80% लोगों का। शिफ्ट एवरेज बढ़ जाएगा, नॉर्मलाइजेशन में जो 27-28 घूम रहे हो ना, घट जाएगा 20 नंबर पे। अभी 1 नंबर से फेल हो रहे हो, फिर 5 नंबर से फेल हो जाओगे। तो चीज़ें समझो, हकीकत में हवा में नहीं उड़ा जाता है, टेक्निकल इश्यूज़ को समझो। ठीक है, तो इतना आसान नहीं, क्रीन को ना ही छेड़ो, बेटर है। वरना जो 18-27 नंबर बढ़ाया ना, वो घट जाएगा, 20 नंबर 21 पे आ जाएगा। शिफ्ट एवरेज बढ़ जाएगा आपका 18 तारीख वालों का। 1 नंबर से फेल हो, 3-4 नंबर से फेल हो जाओगे। ठीक है, तो चीज़ों को पूरा समझो। 20 तारीख का जो नुकसान होगा वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। ठीक है, तो 20 वालों का तो बहुत ही कम नुकसान होगा। ठीक है, पहली बात तो होगा ही नहीं रिवाइज यार। अब मैं क्या ही बोलूँ, मैं हार्शियलिटी यही बता रहा हूँ। अब 2 साल देख लीजिएगा, आप वेट करिएगा, लास्ट में पिटिशन रिलीफ होगा बस। तो ठीक है, मेरा लास्ट में बस यही बताना है, सारी चीज़ें बतानी ज़रूरी थी, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ऐसा इशू हो गया था जिसमें बहुत लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा था। ठीक है, तो ये बताना, सारी चीज़ें एक्सप्लेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था मुझे, इसलिए मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हैं। और लास्ट एंड नॉट द लीस्ट कि भाई देखिए, मैं किसी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं SSC का कोई समर्थक नहीं हूँ। ठीक है, मैं सेलेक्टेड के साथ भी हूँ और नॉन सेलेक्टेड के डिजर्विंग कैंडिडेट्स के भी साथ हूँ। किसी के 340 रहे और फेल हो गया तो मैं भी उसके साथ सिंपथी रखता हूँ भाई, बिल्कुल रखता हूँ। आपको नौकरी मिलनी चाहिए, आप पिटिशन रिलीफ डालिए, बिल्कुल आपको मिलेगा, पिटिशन रिलीफ मिलेगा, 100% मिलेगा, आपको जॉब लगेगी। ठीक है, लेकिन आप ये मत सोचिए कि सारे सेलेक्टेड ही बिल्कुल अनडिजर्विंग थे। ठीक है, 20 तारीख को मैं 461 रॉ था टेंटेटिव, उसके बाद भी मैं सेलेक्ट हो गया। सोचो, मेरा स्कोर टेंटेटिव बहुत हाई था, मेरा बहुत हाई था, इसलिए मैं पास हुआ हूँ। ठीक है, तो ऐसे नहीं, मैं अपनी मेहनत से लाया था भाई। ये सब मत कहा करो कि डर रहा हूँ, ये डर रहा हूँ, भाई बहुत हाई स्कोर था। मेरे 12 नंबर घटने के बावजूद SSC मुझे हरा नहीं सकी, मतलब मुझे बाहर नहीं कर सकी, मुझे जनरल से सिलेक्शन हो गया। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को समझना आपको चाहिए, हर चीज़ को प्रैक्टिकली समझो। ऐसे हवा में इमोशनल हो के बच्चों की तरह बातें नहीं की जाती हैं। ठीक है, कि मैं डरा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, भाई चीज़ें प्रैक्टिकल होके की जाती हैं। 17 फरवरी 2024 को रिवाइज रिजल्ट का ऑर्डर आया तो था, क्या हो गया, आज 21 मई चल रहा है। 1 साल 3-4 महीना हो गया कि नहीं, लगभग 1.5 साल हो रहा है कि नहीं, क्या हुआ, रिवाइज हो गया है, हो गया। वो तो दिल्ली हाई कोर्ट था ना, वो तो कैट से भी बड़ा हाई कोर्ट था ना, तो हो गया रिवाइज। क्यों? तो चीज़ें समझो भाई, ऐसा थोड़ी ना है भाई। सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स के तो एक्सप्लेनेशन की बात ही नहीं हुई है, तो SSC हार मान लेगी। वो क्या आपने एक्सप्लेन नहीं करेगी कि अभी भाई हमारे तो पॉइंट ऑफ व्यू देखो ना, ऐसा थोड़ी ना हो जाएगा कि बस अपने मन से ही आप। कोर्ट्स का काम क्या है, जुडिशियल रिव्यू का है ना, उनका काम तो बस ये है कि कहीं ना कहीं चीज़ें गलत ना हुई हों, तो क्या वो क्वेश्चन ही खुद से बता देंगे कि ये सही है या गलत है। या तो लास्ट में सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, एक इंडिपेंडेंट कमेटी बैठाएगा, तो वो एक डिफरेंट चीज़ है। लेकिन वो सब कमेटी तब बैठती हैं जब भाई अपॉइंटमेंट नहीं हुए होते हैं, फाइनल रिजल्ट नहीं आया हुआ होता है, वो तब बैठती हैं। ठीक है, सब चीज़ हो जाने के बाद 1 साल बाद आपको क्या लगता है पूरा प्रोसेस डिटेल कर देगा सुप्रीम कोर्ट? इतना आसान नहीं है। तो इस सब चीज़ों को सबको समझो। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है टाइमिंग का इशू। ठीक है, लास्ट ओवर में 15 रन चाहिए और उस समय 15 रन बन जाए, उसकी वैल्यू होती है। पहले ओवर में 20 रन भी बना दोगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है अगर मैच हार जाओ, लेकिन लास्ट ओवर में 15 रन बन जाओ, जीत जाओ, तो उसकी वैल्यू ज़्यादा है। तो टाइमिंग का इशू है। कमेटी का बैठना, रिवाइज रिजल्ट का होना तब होता है जब फाइनल रिजल्ट से पहले होता है, अपॉइंटमेंट से पहले होता है। अपॉइंटमेंट हो गया, 1 साल बाद आपको लगता है कमेटी बैठेगी, 1 साल बाद आपको लगता है रिवाइज रिजल्ट कर देगा सुप्रीम कोर्ट,
सबको बाहर कर देगा। तो उन सब चीज़ों को भी आपको प्रैक्टिकली समझना पड़ेगा, ठीक है। तो यही है, वीडियो में बताने की लंबी थी लेकिन मैंने सारी पॉइंट को डिस्कस करने की कोशिश किया है। अच्छी लगी हो वीडियो, ठीक है, मर्जी आपकी है, जो भी करना है करिए। आगे मैं भी जो वीडियोस होगा अच्छी अच्छी डालता रहूँगा, ठीक है। थैंक यू।